का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस घंटे की क्या कुछ खास खबरें हैं वो बताएंगे आपको, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में विशाल जनसभा को किया संबोधित। कहा, एससी एसटी और पिछड़े वर्ग के आरक्षण को पूरी ताकत देने के लिए प्रतिबद्ध। बागलकोट की रैली में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के दौरान राज्य में बढ़ती कट्टरपंथी वारदातों पर जनता को किया आगाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजी समाचार पत्र को दिए गए साक्षात्कार में बेबाकी से सभी मुद्दों पर रखी राय। कहा, भाजपा को वोट देने का मतलब विकास और बेहतर भविष्य के लिए वोट देना। इस चुनाव में दक्षिण भारत के नतीजे कई मिथकों को करेंगे चकनाचूर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेलंगाना के महबूबाबाद में की चुनावी रैली। कहा, बांटो और राज करो कांग्रेस की नीति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के झांझरपुर और बेगूसराय की रैली में कहा, बीजेपी पूरे देश में लागू करेगी यूसीसी। कर्नाटक के गुरमितकल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली। गुजरात के पाटन में राहुल गांधी ने जनसभा को किया संबोधित। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के एटा में की चुनावी सभा। लखनऊ से बीजेपी उम्मीदवार राजनाथ सिंह और अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने भी भरा पर्चा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका। इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय बम ने नाम वापस लेने के बाद थामा बीजेपी का दामन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत की मांग वाली हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस। 6 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई जारी। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे 24 की चुनौती की। देश भर में 2 चरणों के मतदान के बाद बाकी बचे चरणों के लिए प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हर दिन कई जनसभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के बागलकोट के बाद महाराष्ट्र के सोलापुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में किसी भी कीमत पर आरक्षण को खत्म नहीं किया जाएगा और वो आरक्षण को ताकत देने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे। दशकों तक कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी के साथ जिस तरह से विश्वासघात किया, उससे ये सभी कांग्रेस और इंडिया गाड़ी से पूरी तरह छिटक चुके हैं। इस वजह से कांग्रेस और इंडिया गाड़ी वाले बुरी तरह बौखला गए हैं। इसलिए लोग लगातार झूठ फैला रहे हैं, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर आज खुद बाबा साहब आंबेडकर चाहे तो बाबा साहब आंबेडकर भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं। मोदी का तो सवाल ही नहीं उठता है। और अगर हमारी सरकार की नीयत उसमें कहीं पर भी खोट होती, मेरा 5 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। 5 साल में भी 2019 से 2024 आज भी मोदी के पास जितने वोट चाहिए है, लेकिन ये रास्ता हमें मंजूर नहीं है। सैकड़ों सालों के साथ जिनको अन्याय हुआ, हमारे पूर्वजों ने पाप किए होंगे, मेरे लिए ये प्रायश्चित का अवसर है। और इसलिए आरक्षण को जितनी ताकत मैं दे सकता हूं, मैं देने के लिए कमिटेड हूं।
पीएम ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि गरीब मां के बेटे बेटियों को इंजीनियर, डॉक्टर और बड़े पदों पर ले जाना है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय के तहत स्थानीय भाषा में पढ़ाई को बढ़ावा दिया गया है। हमने एक बड़ा क्रांतिकारी निर्णय किया है। आज कुछ लोगों को वो जरा मजाक लगती होगी, लेकिन हमने तय किया है, मुझे अब गरीब मां का बेटा भी डॉक्टर बनाना है, गरीब मां की बेटी को भी डॉक्टर बनाना है, मुझे गरीब मां के संतानों को इंजीनियर, डॉक्टर, बड़ी बड़ी पदों पर ले जाना है। लेकिन क्या हर गरीब के नसीब में इंग्लिश मीडियम में पढ़ना संभव है क्या भाई? क्या हर बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकता है क्या? अगर वो मराठी मीडियम में पढ़ता है तो उसका गुनाह क्या है? ये ऐसे लोग सरकार चलाते थे। अगर आप मराठी मीडियम में पढ़ते हैं तो आपके लिए भविष्य के लिए ताले लगे जाते थे। मोदी ने सामाजिक न्याय के लिए कह दिया, अब डॉक्टर बनना है तो भी मराठी भाषा में बन सकते हो, इंजीनियर बनना है तो भी मराठी भाषा में बनकर सकते हो, अंग्रेजी नहीं आएगी तो भी आप देश चला सकते हो। भाइयों बहनों, ये मोदी का सपना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बागलकोट में चुनावी रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान बालाकोट में किए गए एयर स्ट्राइक की घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि काफी देर तक लोग इसे बागलकोट की घटना ही समझते रहे। इस दौरान राज्य में कांग्रेस शासन के दौरान बढ़ती कट्टरपंथी वारदातों पर जनता को उन्होंने आगाह किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी के प्रति भी लोगों को आगाह किया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जब से यहां कांग्रेस की सरकार बनी है तब से कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं, ये आप जरा चिंता का विषय है। उसको एक साथ जोड़ करके देखिए, उसको टुकड़ों में मत देखना। आप सोचिए भाइयों बहनों, हुबली में क्या हुआ, हमारी एक बेटी के साथ क्या हुआ। जहां शिक्षा का दाम है, हुबली में एक बेटी को एक के बाद एक चाकू के घाव मार दिए जाए, वो दृश्य देखकर हर किसी का दिल दहल गया। लेकिन यहां की पूरी सरकार वोट बैंक को बचाने के बेटी के सम्मान पर ही हमला करने में जुट गई। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस किसी भी हद को पार कर सकती है। साथियों, कर्नाटका में कट्टरपंथी ताकतें बेलगाम हुई है। कोई दुकानदार अपनी दुकान के भीतर हनुमान चालीसा सुनता है तो उस पर हमला हो जाता है। राजधानी बेंगलुरु तक में दिन दहाड़े आतंकी हमला होता है, बम फूटता है और सरकार पहले क्या बोलती है? कहती है गैस का सिलेंडर फटा है। ये गैस का सिलेंडर फटा है कि तुम्हारा दिमाग फटा है? बाद में कहते हैं ये बिजनेस राइवलरी थी। भाइयों बहनों, ये नॉर्मल क्राइम की घटनाएं नहीं है, ये आतंकवाद की, कट्टरतावाद की मानसिकता है और कांग्रेस सिर्फ वोट पाने के लिए इस मेंटालिटी को प्रोटेक्ट कर रही है, प्रमोट कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के बागलकोट में भाषण दे रहे थे, तभी अचानक उन्होंने अपने स्पीच रोक दी और कुछ ऐसा कहा कि शोर बढ़ गया। आइए देखते हैं ऐसा क्या हुआ। जरा एसपीजी वाले, ये बच्ची एक तस्वीर लेके आई है, कब से खड़ी रही है,
उसकी तस्वीर ले लीजिए। बेटा प्लीज राइट डाउन योर नेम एंड एड्रेस। मैं आपको चिट्ठी जरूर भेजूंगा। अरे बाबा थैंक यू। एक अलग ही उत्साह यहाँ देखने को नजर आया। वहीं पीएम मोदी ने कर्नाटक के सिरसी की अपनी हालिया यात्रा के दौरान अंकोला की फल विक्रेता मोहिनी गौड़ा से मुलाकात की। पीएम मोदी ने कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के सिरसी में एक सार्वजनिक रैली में हिस्सा लिया और हेलीपैड पर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले मोहिनी गौड़ा से मुलाकात की। मोहिनी गौड़ा अंकोला के एक फल विक्रेता हैं और वह अंकोला बस स्टैंड पर पत्तों में लपेटे हुए फल बेचती हैं। उसकी एक अनोखी विशेषता ये है कि यदि कुछ लोग फल खाकर पत्ते फेंक देते हैं तो वह उन पत्तों को उठाकर कूड़ेदान में फेंक देती हैं। पीएम मोदी ने उनके अच्छे काम के लिए उनकी सराहना की। और फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। मेरे एक वोट से मोदी जी ने ढेर सारे एम्स खोले, सस्ती दवा, मुफ्त इलाज दिलाया। अब मेरे वोट से हम 70 साल के ऊपर के सीनियर सिटीजन को मुफ्त इलाज मिलेगा। ये है मोदी की गारंटी। और मेरी गारंटी, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा ने तेलंगाना के महबूबाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इंडी गठबंधन की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोग सुख भोगने के लिए सत्ता चाहते हैं, सेवा के लिए नहीं। घमंडिया अलायंस के लोग वो हैं जो सत्ता हथियाने के लिए लगे हैं, आपकी सेवा के लिए नहीं लगे हैं। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। ये बचाने में लगे हैं। कांग्रेस पार्टी ने पनडुब्बी घोटाला किया कि नहीं किया? चीनी घोटाला किया कि नहीं किया? इन्होंने ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया कि नहीं किया? सारे घोटाले किए। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडी गठबंधन को लेकर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन साल में 4 अलग अलग प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। पिछले 10 साल से देश को मोदी जी के रूप में एक मजबूत नेतृत्व मिला है, जिससे न केवल राजनीतिक स्थिरता बल्कि नीतियों और विकास के कार्यक्रमों में भी स्थिरता आई है। इंडिया अलायंस वाले देश में फिर से अस्थिर सरकार लाना चाहते हैं, मगर देश की जनता ना तो इन्हें सत्ता में आने का मौका देगी और ना ही इनके साल में 4 प्रधानमंत्री बनाने के मंसूबों को कभी पूरा होने देगी। 3 दशक तक अस्थिरता की कीमत चुकाई है। 3 दशक तक अस्थिर सरकारें चली, निर्बल प्रधानमंत्री चले। 10 साल से देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है, स्थिरता मिली है। न केवल राजनीतिक स्थिरता, नीतियों के बारे में और विकास के कार्यक्रमों के बारे में भी स्थिरता मिली है। अब इंडिया अलायंस अगर ये कहता है कि 1 साल शरद पवार बनेंगे, 1 साल ममता जी बनेगी, 1 साल स्टालिन बनेंगे, कुछ बचेगा तो राहुल जी बन जाएंगे, इस तरह से देश नहीं चलता है। एक नीति के साथ सातत्यपूर्ण तरीके से चलना चाहिए और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी ही ये कर सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेगूसराय में चुनाव प्रचार के दौरान एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ही पूरे देश में समान नागरिक संहिता ला सकती है। अमित शाह ने इंडी गठबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो सत्ता में आने पर मुस्लिम पर्सनल लॉ लाने की बात करते हैं। ये कहते हैं हम वापिस आएंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएंगे।
अरे लालू जी, आपको वापिस आना भी नहीं है और पर्सनल लॉ आना भी नहीं है। पूरे देश में यूसीसी लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी भाइयों, भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात के पाटन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान आपको बता दें, उन्होंने बीजेपी पर और उसकी सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की। सरकार कौन चलाता है? 90 लोग चलाते हैं दिल्ली की सरकार। मोदी जी साइन करते हैं, 90 लोग आईएएस अफसर हिंदुस्तान की सरकार चलाते हैं। बजट का हर रुपया वो बांटते हैं। गुजरात में कितना पैसा आएगा, बुलेट ट्रेन में कितना जाएगा, अग्निवीर योजना होगी नहीं होगी, दलितों को पिछड़ों को स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, सड़कें कितनी बनेंगी, कहां बनेंगी, कैसे बनेंगी, कितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा, ये सारे के सारे निर्णय 90 आईएएस अफसर लेते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इटावा में चुनाव प्रचार करते हुए सत्तारूढ़ बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 14 में आए थे और 24 में चले जाएंगे। ये 14 में आए थे और 24 में चले जाएंगे। इन्होंने बहुत अन्याय किया है, बहुत लोगों को तकलीफ परेशानी पहुंचाई है, झूठे मुकदमे लगे हैं। बताओ, यहां झूठे मुकदमे लगे समाजवादियों पे क्या नहीं लगे? न केवल समाजवादियों पे, आम जनता पे भी झूठे मुकदमे लगा दिए। तो लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है। लोकसभा चुनाव का जो पर्व चल रहा है और इसके साथ साथ दिग्गजों के नामांकन भरने का सिलसिला भी जारी है। इसी बीच रक्षा मंत्री और लखनऊ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजनाथ सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लखनऊ में नामांकन से पहले हुए रोड शो के दौरान मार्ग में एम्बुलेंस आ गई, जिसे सुरक्षित रास्ता देकर आगे निकाला गया। करीब 11 बजे रक्षा मंत्री का रोड शो लखनऊ स्थित भाजपा कार्यालय से शुरू हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। रोड शो में भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हजरतगंज, केसरबाग और कैंट सहित कई इलाकों में जाम लग गया, जिससे परिवर्तन चौक सहित कई जगहों पर बैरिकेडिंग कर यातायात रोकना पड़ा। रोड शो के रास्ते में एक जगह एम्बुलेंस आ गई। इतनी भीड़ होने के बाद भी वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने एम्बुलेंस के लिए सुरक्षित रास्ता बनाया और उसे आगे बढ़ाया। इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसकी लोग जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के अमेठी से भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस अवसर पर उनके साथ मौजूद रहे। नामांकन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि हमने 5 वर्षों में अमेठी में 1,14,000 घर बनाए हैं। 4 लाख परिवारों को घर में शौचालय मिला तो 3,50,000 घरों में नल से जल मिला। 1.5 लाख परिवारों को पहली बार बिजली का कनेक्शन मिला। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेठी ने 15 साल एक लापता सांसद देखा, जिनके कार्यकाल में किसानों को कई यातनाएं सहनी पड़ी। आज मैंने अपना नामांकन अमेठी की जनता के आशीर्वाद, समर्थकों के सहयोग से भरा। ये वो अमेठी है जिसने 15 साल एक लापता सांसद के चलते इसी गौरीगंज में खाद की लाइन में खड़े किसानों की छातियों पर, पीठ पर लाठी पड़ते देखा। इसलिए आज मैं कृतज्ञता के भाव से अमेठी के सभी परिजनों को, आपका आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को कमल के फूल को मिले, ऐसा उनके शुभ चरणों में अपना ये निवेदन अर्पित करते हुए मैंने आज अपना नामांकन भरा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता समित पात्रा ने आज ओडिशा के पुरी से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद समित पात्रा ने कहा कि मैंने आज सिर्फ कुछ कागजों में हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन पिछले 5 वर्षों में मैंने लोगों के दिलों में हस्ताक्षर किए हैं।
फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। मेरे एक वोट से मोदी जी मेरे घर बिजली ले आए। अब मेरे वोट से सौर ऊर्जा से हर घर का बिजली बिल 0 होगा। ये है मोदी की गारंटी। और मेरी गारंटी, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज पर आई खबरों में आगे बढ़ते हैं। आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस और सहयोगी दलों द्वारा की जा रही बयानबाजी पर बीजेपी सांसद ब्रजलाल ने करारा जवाब दिया। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र से बातचीत में ब्रजलाल ने कहा कि मोदी सरकार ने ओबीसी और अनुसूचित जाति जनजाति के हित में तमाम कदम उठाए हैं। ब्रजलाल ने कांग्रेस पार्टी द्वारा कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण में मुस्लिमों को शामिल करने पर सवाल उठाया। जो इंडी गठबंधन है, कांग्रेस और उसके सहयोगी बीजेपी पर तमाम हमले कर रहे हैं, फर्जी नैरेटिव गढ़ रहे हैं। और ये नैरेटिव आज का नहीं है, ये पहले से गढ़ रहे हैं। ये खासकर दलितों को भ्रमित करने के लिए। संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा तो ये है, 80 बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसने किया? कांग्रेस ने किया। और अभी कर्नाटक में इन्होंने जितने मुस्लिम समाज सबको ओबीसी बना दिया, वहाँ ओबीसी का आरक्षण छीन लिया। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मैंने कहा आज तक नहीं मिला, जामिया में आज तक नहीं मिला। अमेंडमेंट भी तो कांग्रेस के समय में आया था, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आरक्षण नहीं मिल पाया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ओबीसी या एससी। बिल्कुल नहीं भाई, इंदिरा गांधी जी ने 1981 में किया था और उसकी वजह से जब हुआ उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया 2005 में, जस्टिस अरुण टंडन। फिर डिवीजन बेंच में गए 2006 में, उसमें जस्टिस एन रे और जस्टिस अशोक भूषण, उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी जी ने 81 में जो कन्फ्यूजन किया थी देयर बाय क्वेस्ट। अब ये भाई लोग सुप्रीम कोर्ट में उसमें हेयरिंग हो चुकी है। तो कांग्रेस की वजह से आज़ादी के बाद आज तक दलितों पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिल पाया, इनकी वजह से नहीं मिल पाया। अलीगढ़ मुस्लिम, जबकि सेम एक्ट है बीएचयू का, खाली हिंदू मुस्लिम सबका अलग है, बीएचयू देता, ये नहीं देते। तो कांग्रेस सबसे बड़ी संविधान विरोधी। अखिलेश यादव भी सवाल उठाते रहते हैं, जबकि उनके यहाँ पर जब प्रमोशन में आरक्षण का मामला था उन्होंने ही उसको वापस ले लिया था। बिल्कुल ऐसा था, वापस नहीं लिया था। इन्होंने 1 लाख से अधिक दलित अधिकारियों कर्मचारियों को रिवर्ट कर दिया था। मैं सिद्धार्थनगर का रहने वाला थाना अध्यक्ष जो था मेरे गृह जनपद थाने का, वो दलित था। वहीं थाना अध्यक्ष से वो हवलदार बना दिया गया। जो चीफ इंजीनियर था एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना दिया। जो एसडीएम था वहीं नायब तहसीलदार बना दिया गया। तो सबसे ज़्यादा अगर दलितों का उत्पीड़न किया है, अपमानित किया है, तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने किया है। एडमिशन में हम देखते हैं तमाम चीज़ों में बीजेपी ने सुनिश्चित किया है कि ओबीसी छात्रों को जगह मिले। नीट में हमने देखा, और फिर भी इस तरह के नैरेटिव खड़े किए जाते हैं। भाई बीजेपी ने ओबीसी कमीशन को मान्यता दी, कानूनी मान्यता दी। अखिलेश यादव कभी आवाज़ उठाए? और जहां आरक्षण की बात है, अखिलेश यादव भूल गए पार्लियामेंट में इनके पिताश्री ने जो प्रमोशन में आरक्षण का आया था, अपने पार्टी के एक थे वहाँ बिजनौर के सांसद, उससे फड़वा दिया था। अरे भाई अपने बिरादरी के सांसद से फड़वाते मात्र इसलिए कि देखिए साहब दलित एमपी ओबीसी का विरोधी है। तो ये तो प्रमाण है, देश के सबसे बड़ी पंचायत में आरक्षण का विरोध का जो प्रदर्शन किया है वो समाजवादी पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजलाल बीजेपी सांसद हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे उत्तर प्रदेश में। आरक्षण पर जो एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है उसका करारा जवाब देते हुए कि आरक्षण को कमजोर करने का प्रयास कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने किया था, बल्कि बीजेपी का अगर देखें तो बीजेपी के समय में, मोदी सरकार के समय में ओबीसी आरक्षण को मजबूत करने का काम किया गया है और तमाम मुकदम उठाए गए हैं जिससे अनुसूचित जाति जनजाति को फायदा हो, उनके आरक्षण को मजबूती दी गई है। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने पीएम मोदी पर भगवान और धार्मिक स्थान के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाते हुए उनके चुनाव लड़ने पर 6 साल के प्रतिबंध की मांग वाली याचिका रद्द कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता का यह पहले से ही मान लेना कि एमसीसी का उल्लंघन हुआ है सही नहीं है। कोर्ट ने चुनाव आयोग की दलील दर्ज की है। याचिकाकर्ता की शिकायत पर कानून के अनुसार निर्णय लिया जाएगा और आदेश पारित किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा कि राजस्थान में पीएम के भाषण के मामले में उसने पहले ही नोटिस जारी किया हुआ है।
तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।